तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम वीपीओ की सीरीज़ को कवर कर रहे थे। और आज से हम वीपीओ के जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं उनके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जिसमें 4 से 5 वीडियोस में हम कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो शायद ही आपने अभी तक कहीं भी देखे हों। ऐसे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन एकदम और इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं उनकी इम्पोर्टेंस अपने लेवल पर बहुत ही ज़्यादा है और पंचायत स्तर पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और ये पीपीओ प्रीमियम ग्रुप का मॉक टेस्ट नंबर 6 था। इसके कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लगभग 24-25 क्वेश्चन होंगे जिनका एनालिसिस करना है हमको। और साथ ही साथ इनके जो भी क्वेश्चन आएंगे इनके साथ जो अन्य जानकारियाँ जुड़ी हुई होंगी ऑप्शंस में, वो भी हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पार्ट को एनालिसिस वाले। पहला क्वेश्चन है जो वो ये है कि जन योजना अभियान के अंतर्गत, जन योजना अभियान, पहले तो ये टर्म याद रखना है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों की वर्ष 2024 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की अवधि क्या रखी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा है जन योजना अभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले जन योजना अभियान पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए समय सीमा निश्चित की गई थी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों के लिए, क्षेत्र पंचायतों के लिए और जिला पंचायतों के लिए। तो इधर पे बताना है आपको ग्राम पंचायतों के लिए जो वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है उसकी समय सीमा क्या थी। 4 ऑप्शन दिए थे, 2 अक्टूबर 2024 से 10 दिसंबर 2024, 1 सितंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 और 10 दिसंबर 2023 से 15 जुलाई 2024, 2 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक इसकी अवधि रखी गई थी ग्राम पंचायतों के लिए। इसकी अन्य डिटेल में बात करेंगे तो ये जो जन योजना अभियान होता है, ये क्या है। जन योजना अभियान, जन योजना अभियान होता क्या है। तो जन योजना अभियान होता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए एक समय सीमा हर वर्ष दी जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी थी। ठीक है, और इसी समय सीमा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को और जिला पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं जो है तैयार करनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी ग्राम पंचायतों के लिए 2 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। क्षेत्र पंचायतों के लिए यही अवधि 2 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी और 2025 ये अवधि थी। क्षेत्र पंचायतों को इस अवधि में क्या करना है, अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी है। ठीक है, क्षेत्र पंचायतों के लिए ये अवधि है, जबकि जिला पंचायतों के लिए 31 मार्च है। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक आप सभी जिला पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्न में से आपको गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको दोनों स्टेटमेंट में से गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो पहले हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बारी बारी से, फिर उसके बाद इसका देखेंगे क्या सही आंसर हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। ठीक है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करना है। ठीक है, इस सूचकांक के अंतर्गत जल पर्याप्त गांव के लिए 45 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको इसमें गलत कथन का चयन करना था। ठीक है, तो पंचायत विकास सूचकांक एक बहुक्षेत्रीय सूचकांक होता है जिसका उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करना होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस सूचकांक के अंतर्गत जल पर्याप्त गांव के लिए 45 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जल पर्याप्त गांव के लिए 30 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 30 संकेतकों का प्रयोग किया गया है जल पर्याप्त गांव के लिए। ठीक है, ये एक थीम है। ठीक है, जो एसडीजी है हमारे, उनका लोकलाइजेशन करने के लिए 9 थीम चुनी गई थी। ठीक है, हमारे प्रदेश में 9 थीम पर कार्य चल रहा है। जो एसडीजी है उसका लोकलाइजेशन करने के लिए
9 थीम पर काम होता है और एक थीम उनमें से ये है कि जल पर्याप्त गाँव। और इस थीम को पूरा करने के लिए 30 संकेतकों का पूरा किया 30 संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है, पंचायत विकास सूचकांक को। ठीक है? तो जल पर्याप्त गाँव के लिए 30 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, वहीं बाल हितैषी पंचायतों के लिए, ठीक है? ये भी एक थीम है, बाल हितैषी पंचायत। बाल हितैषी पंचायत के लिए 87 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, यानी 87 इंडिकेशन ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पंचायत कितनी बाल हितैषी है, यानी चाइल्ड फ्रेंडली कितनी वो पंचायत है, ये 87 संकेतकों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है? तो अब ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर लें, तो ये पहला स्टेटमेंट था जो कि पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन और प्रगति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, पंचायत विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ठीक है? और साथ ही साथ ये जो पंचायत विकास सूचकांक होता है, पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की भलाई और विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए सामाजिक आर्थिक संकेतकों और मापदंडों को भी ध्यान में रखता है। ठीक है? तो आगे यहाँ पे सिर्फ क्या होगा इसका आंसर, यानी कि केवल कथन 2 गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा, विलेज विथ गुड गवर्नेंस किस सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति करता है। अब ये भी एक थीम है, ठीक है, LSDG के अंतर्गत 9 थीम में से एक थीम ये भी है कि विलेज विथ गुड गवर्नेंस, यानी कि अच्छे शासन के साथ वाला गांव के लिए ये मतलब किस सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति करता है। देखिए टोटल हमारे जो SDG गोल हैं, टोटल वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है? और हमारी जो LSDG की थीम कितनी है, वो है 9। तो इन 16 लक्ष्यों को इन 9 थीम के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। ठीक है? ये सारी 16 के 16 लक्ष्य इन 9 थीम्स के अंतर्गत समाहित किए गए हैं हमारे LSDG के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारी एक थीम है विलेज विद गुड गवर्नेंस, तो उसमें कौन-कौन से SDG लक्ष्यों की पूर्ति हो जाती है। ठीक है? तो विलेज विद गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो ये केवल लक्ष्य संख्या 16 की पूर्ति करता है। ठीक है? 16 की पूर्ति करता है। वहीं अगर जल पर्याप्त गाँव की बात की जाती है, जल पर्याप्त गाँव की जल पर्याप्त गाँव की बात की जाती तो ये लक्ष्य संख्या जो एसडीजी का गोल है, एसडीजी गोल 6 और 15 इन दोनों की पूर्ति करता है। वहीं अगर वुमेन फ्रेंडली पंचायत की बात की जाती है, ठीक है, ये भी एक थीम है, वुमेन फ्रेंडली पंचायत, वुमेन फ्रेंडली पंचायत, ये किस एसडीजी गोल की पूर्ति करता है, तो ये करता है हमारे पहला एसडीजी 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 8, इन 5 एसडीजी की पूर्ति करता है ये वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ठीक है? लक्ष्य संख्या 16 की पूर्ति करता है विलेज विथ गुड गवर्नेंस। ठीक है? आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा प्रबंधन प्रणाली के लिए पूरी तरह से स्वचालित ऑनलाइन वर्कफ्लो, ठीक है, स्वचालित ऑनलाइन वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है? ग्राम सभा प्रबंधन यानी कि ग्राम सभा का मैनेजमेंट, उसकी बैठकों के बारे में, उसकी कार्रवाइयों का मैनेजमेंट करने के लिए पूरी तरह से ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान करता है ये पोर्टल। तो ये पोर्टल का नाम बताना है आपको कि इस पोर्टल का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमारी ग्राम सभा, सशक्त ग्राम सभा, पंचायत गौरव या फिर पंचायत निर्णय। ठीक है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, पंचायत निर्णय पोर्टल। पंचायत निर्णय पोर्टल एक ये रियल टाइम निगरानी पोर्टल होता है। ठीक है? वास्तविक, जिसको कहते हैं हम वास्तविक समय निगरानी प्रणाली। ठीक है? तो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। कौन सा, पंचायत निर्णय जो पोर्टल है, ये रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है और ये ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन के 3 स्तंभों में से एक है। ठीक है? ये ग्राम सभा की बैठकों से संबंधित होता है। ये ऐप जो पोर्टल है, इसमें समय निर्धारण होता है, नागरिकों को जो बैठकें होती हैं उसके एजेंडे के बारे में पहले से सूचित किया जाता है इस पोर्टल के द्वारा। ठीक है? पंचायत बैठकों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है? यहाँ पे जन भागीदारी को भी इसी पोर्टल के द्वारा बढ़ाया जाता है। पंचायत की जो बैठकें होती हैं, जन भागीदारी को बढ़ावा। इसके अलावा बात करें तो पंचायतों के निर्णय जो भी लिए जाते हैं,
उनका रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें, पंचायतों के निर्णय का रिकॉर्ड। पंचायतों के निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है इस ऐप में। फिर पंचायतों के निर्णय लेने और ग्राम पंचायतों में इसके कार्यान्वयन में पंचायत पदाधिकारियों की पारदर्शिता में ये जिम्मेदारी निभाता है। और जो जवाबदेही लानी चाहिए, जो भी निर्णय लिए जाते हैं पंचायत ऑफिसर्स के द्वारा, तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है ये पंचायत पोर्टल, ठीक है। और जो भी काम होंगे पंचायत के अंतर्गत, उनमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है ये पोर्टल। तो ये पंचायत निर्णय पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एनएसएपी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, एनएसएपी का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनएसएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस और प्रोग्राम, ठीक है। अब ये बताना है, ये जो एनएसएपी थी, इसके अंदर का कई योजनाएं समाहित थी, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा एनएसएपी का पार्ट नहीं था। ये 4 योजनाएं दी हुई हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीडीएस, ठीक है। पीडीएस इसका राइट आंसर था, क्योंकि पीडीएस एनएसएपी का हिस्सा नहीं होता है। पीडीएस का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसी को पीडीएस बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये पीडीएस है। और इसे भारत में आज़ादी के बाद लागू किया गया था। वहीं अगर हम बात करें आईजीएनओएपीएस की, तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के बीपीएल व्यक्ति जो 79 वर्ष तक की आयु के हैं, तो 60 से 79 वर्ष तक की आयु के लोगों को 200 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। यदि इससे कोई अधिक उम्र का है तो उसको 500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, ठीक है। ये क्या है? आईजीएनडब्ल्यूपीएस, तो ये है अपनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। और ये क्या है? इसमें आपको कोई भी अंशदान नहीं देना होता है। ये जो योजना होती है पूर्णतः सरकार के द्वारा ही इसमें योगदान दिया जाता है, ठीक है। गैर अंशदायी पेंशन योजना होती है जो विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान करती है। और ये जो आईजीएनडब्ल्यूपीएस है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? पहला ऑप्शन है गोलमिक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, महत्तर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गोप लैंड डिमार्केशन वर्क, और मौजा ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें आपको गलत मिलान का बताना था कि कौन सा मिलान इसमें गलत होगा। तो देखिए, गोलमिक रूरल एडमिनिस्ट्रेटर है, बिल्कुल ग्रामीण प्रशासक होता था गोलमिक, ये सही है हमारा। महत्तर गांव का प्रशासक कहलाता था, महत्तर, ये भी सही है। गोप लैंड डिमार्केशन वर्क, बिल्कुल, जो गोप था वो भूमि, जिसको हम आज की डेट में सर्वेयर कहते हैं, सर्वेयर, ठीक है, भूमि की माप तौल वाला अधिकारी, भूमि की माप तौल वाला अधिकारी, ठीक है। लैंड डिमार्केशन वर्क होता था इसका, अधिकारी, ये गोप कहलाता था, तो ये भी सही है। मौजा ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ग्रुप ऑफ विलेज होना चाहिए था। मौजा क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ विलेज। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मौजा जो है वो गाँवों का समूह होता है, ना कि लोगों का समूह। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस युग में शहर को पूर्व और इसके प्रमुख को नागरिक कहा जाता था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे आपके सामने, वैदिक युग, मौर्य युग, गुप्त युग और संगम युग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मौर्य युग। इसका जो राइट आंसर होगा वो मौर्य युग होगा, क्योंकि मौर्य काल में, देखिए, मौर्य काल में जो बड़े बड़े शहर होते थे वो क्या कहलाते थे? पूर्व, और उसके प्रमुख को नागरिक कहा जाता था। तथा जिला प्रशासन जो होता था मौर्य काल का,
जिला प्रशासन वो रज्जुकों के अधीन था, ठीक है? रज्जुक के अधीन था, जिनकी स्थिति आज के आधुनिक कलेक्टर के समान थी, ठीक है? अर्थशास्त्र में नागरिक या नागरिक अधीक्षक की भूमिका पर एक पूरा अध्याय भी दिया गया है अर्थशास्त्र में। और उसका जो नागरिक का मुख्य कर्तव्य होता है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, जो अर्थशास्त्र में बताया गया है, ठीक है? इसके बाद एक अधिकारी की और बात होती है युक्ता। मौर्य युग में ही युक्ता की बात होती है और ये अधीनस्थ अधिकारी होते थे, ठीक है? अधीनस्थ अधिकारी होते थे, जैसे आज की डेट पे हमारा यूपी ट्रिपल एससी है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है? तो इसी तरीके से युक्ता जो अधीनस्थ अधिकारी होते थे उनको युक्ता कहा जाता था तथा ये रज्जुकों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पे मौर्य युग में शहर को पुर कहा जाता था और प्रमुख को नागरिक। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1964 में विकास उद्देश्यों के लिए पंचायतों को ऋण प्रदान करने हेतु राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है? तो किस समिति ने 1964 में विकास उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु राज्य पंचायत राज वित्त निगमों एसपीआरसी की स्थापना की सिफारिश की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है? इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो सही होगा। पहला ऑप्शन दिया है गाडगिल कमेटी, दूसरा है के संथानम कमेटी, तीसरा है वी आर राव कमेटी, ठीक है? चौथा है धुरिया कमेटी। आपको इसमें बताना है कि पंचायतों को ऋण प्रदान करने के लिए एसपीआरसी की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, ठीक है? तो इसका सीधा सा आंसर है के संथानम समिति। के संथानम समिति स्थापना 1963 में की गई थी इसकी। तो के संथानम समिति की समिति ने सिफारिश की थी कि आप एसपीआरसी एसपीआरसी का गठन करिए। आगे बात करेंगे। विभिन्न वित्तीय वर्षों में मनरेगा योजना के लिए आवंटित धनराशि दी गई है। इस वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि का आवंटन गलत है। यहाँ पे 4 वर्षों के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि आवंटित की गई थी वो दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी धनराशि इसमें गलत दी गई है, ठीक है? यहाँ पे 2020-21 में 61,500 करोड़ रुपए, 2021-22 में 98,000 करोड़ रुपए, 2022-23 में 89,154 करोड़ रुपए, 2023-24 में 52,000 करोड़ रुपए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है? इसमें है जो डी ऑप्शन, ये गलत दिया हुआ है। 2023-24 में 52,000 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं बल्कि 61,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। कितनी? 61,000 करोड़ रुपए की धनराशि मनरेगा के अंतर्गत आवंटित की गई है 2023-24 के लिए। 22-23 के लिए 89,154, हालांकि पिछले वर्ष यहाँ पे कमी आई है, ठीक है? 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में कमी आई थी और 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में भी कमी आई है, ठीक है? यहाँ से 2-3 साल पहले जाएं तो वहां पे क्या था कि बढ़ा था, जब 61,500 करोड़ रुपए था 2020-21 में, तब 98,000 किया गया था उसके नेक्स्ट ईयर पे, ठीक है? तो यहाँ इस वर्ष देखना है 2023-24 में कि 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे इस योजना के अंतर्गत। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन न्याय और सामाजिक सद्भाव की भावनाओं पर केंद्रित पुस्तक पंच परमेश्वर किसने लिखी थी, ठीक है? ये पंच परमेश्वर को क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये ग्रामीण जीवन की इसमें सारी बातें की गई थी, ठीक है? न्याय और सामाजिक सद्भाव की भावनाओं पर ऐसी बातें की गई थी इस बुक में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंच परमेश्वर पूछ भी सकता है ये एग्जाम में आपके कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 4 ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद। देखिए, पंच परमेश्वर की बात है तो जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐसी कोई बुक लिखी नहीं है, ठीक है? ना ही आपने कभी सुनी होगी ना सुनेंगे। अब इन तीनों की बात आती है तो ये मेन राइटर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद्र। तो पंच परमेश्वर इन तीनों में से किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद्र ने, ठीक है? और इस बुक की बात करें तो इसमें ग्रामीण परिवेश, किसानों की स्थिति, उनकी समस्याएं, जाति प्रथा, वर्ग भेद, तत्कालीन राजनीति और शोषित वर्ग की पीड़ा जैसे विषय दिए गए थे इस बुक के अंदर। और जो पाठ का सारांश था
वो ये था कि मतलब पंच परमेश्वर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, एक व्यक्ति था अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, तो उनकी मित्रता की कहानी है और उन दोनों का परस्पर विश्वास था, उनमें गाढ़ी दोस्ती थी। वो लोग अपने ग्रामीण जीवन में और सामाजिक सद्भाव की भावनाओं पर उन दोनों की दोस्ती के बारे में ये विषय है इस बुक का, उसमें चर्चा की गई है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वर्ष मनरेगा योजना को भारत के सभी राज्यों में सार्वभौमिक बनाया गया था? ठीक है, चार ऑप्शन है 2008-9, 2009-10, 2007-8 या 2006-7। आपको बताना है कि मनरेगा शुरू कब हुआ, ये नहीं बताना है, आपको बताना है कि भारत के सभी राज्यों में सार्वभौमिक कब किया गया था। तो ये सार्वभौमिक किस वर्ष किया गया था? 2008-9 में। ठीक है, ये राइट आंसर 2008-9। और शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी? तो 200 जिलों में पहले इसकी शुरुआत की गई थी मनरेगा की। ठीक है, 200 जिलों में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, आगे बात करेंगे 2007-8 में इसे 130 जिलों में और विस्तारित किया गया। 2007-8 में 130 जिलों में और विस्तारित किया गया था इसको। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण भारत में अंततः 593 जिलों में इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, तो ये अप्रैल वित्तीय वर्ष 2008-9 का हो गया, 1 अप्रैल 2008। तो जब भी मुझे सार्वभौमिक कब बनाया गया है इस तरीके से ऑप्शन दिया हो तो आपको 2008-9 टिक करना है। आगे बात करेंगे वैदिक काल के ग्रंथों में भगदूधा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, अभी वैदिक काल के हमने बहुत सारे शब्द सुने हैं, बहुत सारी बुक्स में भी हमने पढ़ा है, तो हमें अलग अलग शब्द मिले, पर ये मुझे थोड़ा सा यूनिक शब्द मिला था। जब मैं एक सोर्स पढ़ रहा था अपना तो उसमें मुझे ये भगदूधा शब्द मिला, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन डालना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो भगदूधा शब्द का प्रयोग हुआ, इसका क्या अर्थ है? चार आपके पास ऑप्शन है, चरागाह भूमि का प्रभारी, राजस्व संग्रहकर्ता, समिति का वरिष्ठ व्यक्ति और ग्राम प्रधान। जब मॉक टेस्ट हो रहा था तो ज्यादातर लोगों ने इस ऑप्शन पर टिक किया था, चरागाह भूमि का प्रभारी, पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भगदूदा जो होता है वो राजस्व संग्रहकर्ता होता है, यानी रेवेन्यू कलेक्टर होता है। ठीक है, और जो राजा की सहायता के लिए उस समय पे वैदिक काल के दौरान काफी सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उनमें ये भी एक शामिल होता था भगदूदा। ये क्या करता था? गांव गांव जाके सभी से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो वहां पे मेन आदमी होता था गांव के अंतर्गत, उनसे राजस्व संग्रह करता जाता था। जो भगदूदा होता था वो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था और राजा के पास जमा करवाता था। इसके अलावा बात करें तो वैदिक काल में एक अधिकारी की बात होती है, स्थपति। स्थपति क्या कहलाता था? ये होता था बाहरी इलाकों का प्रशासक। ठीक है, बाहरी इलाकों का प्रशासक कहलाता था ये स्थपति। इसके बाद बात करें सतपति, तो 100 गांवों के समूह का प्रशासक, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और उसके बाद उग्रस, उग्रस एक अधिकारी थे, ये पुलिस अधिकारी होते थे, उग्रस पुलिस अधिकारी कहलाते थे। ठीक है, अधिकृत, अधिकृत किनको कहा जाता था? अधिकृत जो होते थे वो गांव के अधिकारी होते थे, गांव के अधिकारी अधिकृत कहलाते थे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था। यहाँ पे इसका सही आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन है, 2022, 16, 17 या 18। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2018। ठीक है, 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 5 जनवरी 2018। ठीक है, 5 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अगर उद्देश्य की बात करें
तो इसका उद्देश्य था पिछड़े पिछड़े और दूर दराज के इलाकों को तेजी से विकसित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था तेजी से विकसित करना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत तो 112 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। 112 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम का संचालन कौन करता है अगर पूछ ले, तो इस कार्यक्रम का संचालन है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग इस कार्यक्रम का संचालन करता है और इस कार्यक्रम में जिलों का चयन समग्र सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, समग्र सूचकांक में जो भी क्षेत्र पिछड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा दूर दराज के हैं और अभी तक वहाँ पे विकास उस स्तर का नहीं हो पाया है जितना और क्षेत्रों में है, तो फिर नीति आयोग क्या करेगा, उन जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करेगा और वहाँ पे गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाओं का विकास करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? ये आपको बताना है। 4 योजनाओं के यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सी योजना है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइवेट वल्नरेबल ट्राइबर ग्रुप्स। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे पहली योजना है पीएम जय, दूसरी है पीएम जनमन, तीसरी है पीएम जेजेबीवाई और चौथी है पीएम जेडीवाई। तो आपको बताना है कि कौन सी योजना थी जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर है पीएम जनमन। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये है पीएम जनमन योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह योजना जो है पीवीटीजी समुदायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आजीविका पर सुधार करने के लिए बनाई गई थी। और ये योजना 9 मंत्रालयों की देखरेख में 9 मतलब इसमें जो है 9 मंत्रालय की योजनाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, 9 मंत्रालयों के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। ठीक है, पीएम जनमन के अंतर्गत। इसके बाद बात करें तो पीवीटीजी के निवास वाले गांवों में मौजूद सभी योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत पीएम जनमन। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके बारे में आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, जो योजना की पीडीएफ दी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता किया था? ये आपको बताना है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस एक संस्थान के साथ समझौता किया था? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी गांधीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद के साथ 8 जनवरी 2024 को 8 जनवरी 2024 को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के साथ पंचायती राज मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसमें क्या करना था कि पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी जो होते हैं पंचायत के, उनके नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रम में उनको प्रवीण करना था। जो भी उनकी नेतृत्व क्षमताएं हैं
उनको कुशल बनाना था और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा, जिससे इनकी कुशलता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सके। ठीक है, और ये कार्यक्रम कब से कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 15 से 19 जनवरी 2024 तक इन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया था आईआईएम में। ठीक है, 4 दिन ये कार्यक्रम चले थे, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। अगर अभी की बात करें, सितंबर की हाल ही की अपडेट की बात करें, तो सितंबर 2024 में 8 राज्य, ठीक है, कौन-कौन से? सबसे पहले अपना बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, एमपी, ओडिशा और राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। इनके निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारियों को भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, जो भी अभी नए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, ठीक है, और पदाधिकारी हैं जो नए, इन 8 राज्यों के नए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सितंबर 2024 में आईआईएम बोधगया में चल रहा है अभी। ठीक है, आईआईएम बोधगया में सितंबर 2024 में इन 8 राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना पूरे देश में जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। योजना के बारे में सही कथन बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है इस योजना के अंतर्गत। पहला है कि फिलहाल यह योजना बंद कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि योजना अभी भी चालू है। केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग की लड़कियां ही ऐसे स्कूलों में नामांकन के लिए पात्र हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग की लड़कियां हिस्सा ले सकती थी इस योजना के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन था कि न्यूनतम 75% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये बिल्कुल सही था क्योंकि जो 2/3 सीटें थी वो आपको एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आरक्षित रखना था कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत। और यह लड़कियों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर एक आवासीय विद्यालय योजना है। ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक, ना कि उच्च प्राथमिक स्तर। तो ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए और पूछा था सही ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें तो भारत सरकार ने यह योजना जुलाई 2004 में की थी, ये क्वेश्चन में ही बताया गया है। और योजना का उद्देश्य क्या था कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करना था। और ये स्कूल कक्षा 6 से 8 तक आवासीय सुविधा और स्कूली शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। इस योजना में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए कम से कम 75% सीटें तो आरक्षित होती ही होती हैं और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शेष 25% सीटों पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और भारत सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो इसमें हिस्सा कितना होता है इस योजना में, तो भारत सरकार 60% का हिस्सा देती है और 40% का राज्य सरकार। तो 60-40 के अनुपात में इस योजना में व्यय किया जाता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। आयुष गांव, ठीक है, आयुष गांव की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? ये बताना है, आयुष गांव की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है नशा मुक्त गांव, एलोपैथी, होम्योपैथी, पर्यावरण सहायक उत्पाद। तो आयुष गांव है। ठीक है, आयुष गांव के अंतर्गत यहाँ पे अगर आयुर्वेदिक होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, पर आयुर्वेदिक नहीं है तो कौन सा होगा सही? होम्योपैथी। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथी को भी बढ़ावा दिया जाना है, आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा दिया जाना है इस योजना के अंतर्गत। अगर बात करें तो आयुष गांव में व्यवहार परिवर्तन, संचार, स्थानीय औषधि जड़ी बूटियों की पहचान और उपयोग के लिए ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं ग्राम के अंतर्गत उनको प्रशिक्षण दिया जाता है
कि उनको औषधि जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, घरेलू जड़ी-बूटियाँ, उनकी पहचान हो सके और उन्हीं से वो जो लोकल स्तर पर रोग होते हैं लोगों को, तो उन्हीं जड़ी-बूटियों से सही किया जा सके। ठीक है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम्योपैथी, ठीक है? और ये जो आयुष गाँव है, इसकी अवधारणा के अंतर्गत आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाता है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, इसके अलावा यूनानी यूनानी, सिद्धा, ये सारी अ, हेल्थ से रिलेटेड टेक्निक हैं जो रोगों से लड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है? सिद्धा और होम्योपैथी। तो इन सबको बढ़ावा दिया जाना है आयुष गाँव के अंतर्गत। आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी तकनीकों को आयुष गाँव की अवधारणा के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। उपर्युक्त योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। आपको सिर्फ सही कथन बताना है, तो एक ही सही होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। इसे प्रत्येक राज्य में 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इसे ध्यान देना है कि इसे प्रत्येक राज्य में एक ही डेट को नहीं लॉन्च किया गया था इस योजना को। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है, क्योंकि ये चीज़ है, ये राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की गई थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो 25 दिसंबर को लॉन्च की गई थी, पर हर स्टेट ने अपनी अलग-अलग डेट पे लॉन्च की है ये योजना। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे इस डेट को ज़रूर लॉन्च कर दिया गया था, पर हर राज्य ने इसको इसी तारीख को लॉन्च नहीं किया था। ठीक है? आगे बात करेंगे कि शुरुआत में इसे 75-25 की फंडिंग पैटर्न में लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में 100% केंद्र प्रायोजित योजना बन गई। तो यहाँ पे भी इसने गलत बात बोल दी, क्योंकि शुरुआत में ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी। ठीक है? शुरुआत में ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी। ठीक है? शुरुआत में यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन अभी क्या है, अभी जो पैटर्न है फंडिंग पैटर्न, ये फंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। 60-40 का फंडिंग पैटर्न है अभी। क्या है? 60-40 का मिश्रित फंडिंग पैटर्न यूज किया जाता है अभी इसमें। और इस योजना का क्रियान्वयन है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। इसे 2009 में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस योजना को 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है? 2012 में इस योजना को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो गए, और चौथा जो ये स्टेटमेंट था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सिल्वर बुलेट मानी जाती है, यानी चांदी की गोली। अब इसमें बताइए कि इसमें क्या सही हो सकता है आपके हिसाब से? किस योजना ने सबसे ज़्यादा गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य किया है? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। तो देखिए, गरीबी उन्मूलन, ठीक है? बृहद स्तर पर गरीबी उन्मूलन करना था। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी योजना ऐसी है जो वृहद स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, जहाँ पे इतनी सारी विविधताएँ हैं, गरीबी में भी विविधताएँ हैं, गरीबी के इतने प्रकार आपको देखने के मिलेंगे भारत के हर कोने-कोने में। तो ऐसी विविधता को दूर करने के लिए, ऐसी गरीबी को दूर करने के लिए कोई भी योजना काम नहीं आती सिवाय मनरेगा के, ठीक है? सिवाय मनरेगा के, जहाँ पर आपको काम की गारंटी दी जाती है, जहाँ पर आपको काम की गारंटी दी जाती है, वो भी सरकार के द्वारा, जो हेड है आपके देश का, उसके द्वारा जब आपको काम की गारंटी दे दी जाती है, तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं, ठीक है? लेकिन यदि आपको रोजगार ही नहीं मिलेगा, कोई भी योजना लॉन्च कर दीजिए, जब तक आपको काम नहीं मिलेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मनरेगा ही मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए सिल्वर बुलेट का काम कर सकती थी, और इसी को ही सिल्वर बुलेट माना भी जाता है, ठीक है? ना तो आरजीएसवाई काम आएगी वहाँ पे, ना ही पीएमजीएसवाई काम आएगी, ना ही इंदिरा आवास योजना काम आएगी। तो वहाँ पर सिर्फ
मनरेगा ही काम आ सकती है, जहाँ पर आपको 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, और 100 दिन काम मिलेगा तो 100 दिन का पैसा भी मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो फिर उससे क्या होगा, गरीबी उन्मूलन हो सकता है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए सिल्वर बुलेट कौन सी योजना है? मनरेगा। आगे बात करेंगे हम आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इस योजना के बारे में हमारे ग्रुप के बच्चों ने पहले तो नहीं सुना था, पर अभी ये जब क्वेश्चन डाला गया तब आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले तो यहाँ क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, सितंबर 2020, अप्रैल 2021, मार्च 2014 और अगस्त 2017। 4 ऑप्शन है, तो बताना है आपको कि कब शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अगस्त 2017 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत जो है परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाना था। ठीक है, परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाना था। जो दूर दराज के गांव होते थे, जो आपस में जुड़े नहीं थे, तो दूर दराज के गांवों को जोड़ने के लिए सस्ती, सुरक्षित और समुदाय निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान की जाती थी यहाँ पे। ठीक है, योजना अगस्त 2017 में लॉन्च की गई थी, और आजीविका एक्सप्रेस योजना थी। इसको दीनदयाल अंत्योदय दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता था इसको। ठीक है, और जो आजीविका ग्रामीण जो एक्सप्रेस योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो परिवार होते हैं, परिवारों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाए। ठीक है, जो दूर दराज के गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंच जैसी आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं से भी जोड़ना इसका एक मेन उद्देश्य था इस योजना का। ठीक है, कि परिवारों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर दिया जाए, और दूर दराज के जो गांव हैं जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वहां पर लोगों को इन सुविधाओं से भी जोड़ा जाए। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना इसलिए काम करती थी, और अगस्त 2017 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये बताना है आपको जिला समन्वय विकास समिति के बारे में। तो जिला विकास समन्वय समिति जो डीडीसीएमसी का समिति सचिव होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ये क्या सही है या फिर ये कथन गलत है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही समिति का सचिव होता है। इस समिति का जो भी सचिव होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें चुनना है केवल गलत स्टेटमेंट। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे कि सांसद और विधायक जो होते हैं वो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये बात सही है कि सांसद और जो विधायक होते हैं वो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सांसद और विधायक के द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसके मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नामित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात हो गई, आगे बताऊंगा क्यों। आगे देखेंगे, जिलों को विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने का अधिकार होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे समिति का जो अध्यक्ष है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जिला कलेक्टर होता है वो इसका समिति सचिव होता है। ठीक है, और वही इसके बैठक बुलाने तथा प्रभावी एवं समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है जो भी वहाँ का सांसद होगा और जो भी वरिष्ठ होगा। ठीक है, तो वो उसका अध्यक्ष होगा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति का प्रमुख जो होगा वो जिले का सबसे वरिष्ठ सांसद होता है। ठीक है, और वो भी लोकसभा का होना चाहिए। तो जिले का सबसे वरिष्ठ सांसद ही वहाँ का क्या होगा, समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े समुदायों को वित्तीय सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से
पीएम सूरज योजना कब आरंभ की गई थी? ठीक है, पीएम सूरज योजना ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। अप्रैल 1, 2024, 22 जनवरी 2024, मार्च 13, 2024 या फिर फरवरी 13, 2024। तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्च 13, 2024 है। जो पीएम सूरज पोर्टल है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य था कि वंचित वर्गों के लोगों की मदद की जाए। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य है वंचित वर्गों के लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना। ठीक है, ये क्या करता है, इस पोर्टल के द्वारा होता क्या है? तो ये पोर्टल क्या करता है, जो भी वंचित वर्ग के लोग होते हैं उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्राप्त करवाता है। तो लोन प्राप्त करवाने में सहायता प्रदान करता है, जो भी आपको व्यवसाय शुरू करना है। ठीक है, तो लोन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है ये पीएम सूरज पोर्टल। आगे बात करें तो जो सूरज पोर्टल है इसका शुभारंभ कब किया? 13 मार्च 2024 को, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट योजना की शुरुआत एससी, एसटी, ओबीसी और मजदूरों की सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत 105 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें प्रतिवर्ष कितना वेतन प्रदान किया जाएगा? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत अभी घोषणा की गई थी। रिसेंट का क्वेश्चन है कि 105 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें कितना वेतन प्रदान किया जाएगा प्रतिवर्ष? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 7,20,000 रुपये, 8,40,000 रुपये, 9,60,000 रुपये या फिर 6 लाख रुपए। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पे 60,000 रुपये प्रति माह है, 60,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 70,000 ऑप्शन में है प्रति माह है। अगर प्रति माह की बात करेगा, यहाँ पे 80,000 है और यहाँ पे 50,000 है। तो प्रति माह आपको वेतन बताना है कि कितना प्रति माह वेतन था। तो यहाँ पे जो सरकार ने तय किया है वेतन, वो कितना तय किया है? 70,000 रुपये प्रति माह, यानी कि 8,40,000 रुपये उनका सालाना वेतन होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मुख्यमंत्री उद्यम मित्र योजना के अंतर्गत ये इनकी नियुक्ति की जानी थी, 105 उद्यमी मित्रों की। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये काम होने हैं। और ये उद्यमी मित्रों की नियुक्ति क्यों होनी है? तो ये और इनकी नियुक्ति सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की होनी है। ठीक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा इन उद्यमी मित्रों के साथ। ठीक है, 1 वर्ष तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 1 साल तक ये नियुक्ति में रहेंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा क्या होगा राज्य को? तो राज्य में निवेश परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये जो उद्यमी मित्र होंगे ये निवेश को आकर्षित करेंगे। ठीक है, लोगों को व्यवसाय के बारे में जानकारियां देंगे, उनके फायदों के बारे में बताएंगे। तो ये उद्यमी मित्र हैं जो ये उद्यम स्थापित करने में एक तरीके से मदद करते हैं पूरी। ठीक है, और उद्यमी मित्र योजना के तहत आवेदक को जो है 60% अंकों के साथ 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी कि मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जो उद्यमी मित्र योजना है इसके माध्यम से राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ युवाओं को इस योजना के अंतर्गत अगर आपको आवेदन करना है तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 70,000 रुपये प्रति माह 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, संगम काल के दौरान वारियम और वारियार शब्द किससे संबंधित थे? ठीक है, वारियम और वारियार, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपको पढ़ के देखना है और बताना है अपने आप को, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो सकता है। वारियम भूमि की एक इकाई थी और वारियर कर संग्रह के लिए। ठीक है, यहाँ पे भूमि की इकाई बोला गया है और यहाँ कर संग्रह के लिए वारियर जिम्मेदार अधिकारी था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वारियर भूमि की एक इकाई थी और वारियम कर संग्रह के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। ठीक है, आगे बात करेंगे,
तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वारिया आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि वारियार भूमि माप की इकाई थी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र तटीय शहरों को वारियम और बंदरगाह क्षेत्रों को वारियर कहा जाता था। तो जनरल सी बात है कि वारियम जो थी, वारियम ये क्या थी, भूमि की इकाई को कहा जाता था। वारियम किसको कहा जाता था, भूमि की इकाई को। और वारियर क्या था, वारियर जो होता था वो कर संग्रह अधिकारी था। ठीक है, कर संग्रह अधिकारी को वारियर कहा जाता था। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तो बस अब आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। और बाकी देखिए, ये जो 25 क्वेश्चन होंगे, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन, तो इनका एनालिसिस करवाया गया। ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे। ठीक है, और ऐसे ही 65 क्वेश्चन उसमें क्रिएट किए गए थे। और हर क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करना पॉसिबल भी नहीं है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो यहाँ पे मैंने उनका एनालिसिस कर दिया है। और जिनको भी फुल मॉक टेस्ट देने हैं वो हमारे वीपीओ प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर अभी मिलते रहेंगे। और जितने पहले क्वेश्चन करवाए हैं और जितने अब करवाए जा रहे हैं, सभी का बार-बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत कुछ छिपा हुआ है। और मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पर जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है इन क्वेश्चन के थ्रू, वो आपको बहुत काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आप जो यहाँ से सीख रहे हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, वो बहुत ही मतलब आपके बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई फैक्ट तो मिलेगा ही। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंतर्गत 10 चीज़ें बता रहा हूँ, तो कोई ना कोई फैक्ट तो आपको मिल जाएगा, जो वहाँ पे आपके काम आ जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ध्यान से देखिए क्लास को, और नहीं समझ में आ रहा है दूसरी बार देख लीजिए क्लास को। और जिनको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, वो वीपीओ प्रीमियम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? वीपीओ प्रीमियम ग्रुप जॉइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? या फिर आपको यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, अभी जो फीस है प्रीमियम ग्रुप की 299 है। आप यूपीआई के थ्रू इस नंबर पे पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, और ग्रुप में फुल कंटेंट रहेगा, पूरा कंटेंट रहता है, फुल मॉक टेस्ट रहते हैं, टॉपिक वाइज क्विज रहती हैं, और टॉपिक वाइज ही कंटेंट की पीडीएफ प्रदान की जाती है आप लोगों को। तो जिनको ज्वाइन होना हो तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आज की क्लास में इतना ही। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।